हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई हैवंट डिसाइडेड येट। खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है, हम बढ़ते अपने काम की तरफ। दोस्तों, हमने चालू किया था 11th क्लास के पहले चैप्टर से ऑफ अकाउंटेंसी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था अकाउंटिंग के बारे में, समझा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। दोस्तों, आज हम चालू करेंगे उसके आगे और पढ़ेंगे 4 नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, 4 नए टॉपिक्स के बारे में, जिसके नाम है, पहला होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड चौथा है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अरे होल्ड ऑन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि ऐसे टारगेट्स, ऐसे एम्स जो कि हम अकाउंटिंग के बाद अचीव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक इवेंट टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिकॉर्ड करते हैं एंड देन कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। So this is the basic objective of accounting. The basic objective of accounting is to provide useful information to the interested users in the form of financial statements, that is profit and loss statement and balance sheet. Friends, ये एक प्रोसेस है, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले टू इट्स एंड एंड देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, दूसरा पार्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा पार्ट होता है डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड देन चौथा पार्ट आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। आइए इन चारों पार्ट्स को डिवाइड करते हैं और समझते हैं वन बाई वन। जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो होता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आइए इसका इंपॉर्टेंस हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर राजेश। राजेश ने स्टार्ट किया है अपना फर्नीचर का बिजनेस, जिसमें वो कुछ लकड़ियां परचेज करते हैं, वुड्स परचेज करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं एंड देन अल्टीमेट आउटपुट बनाते हैं, जो कि उनके केस में है चेयर्स, बेंचेस या सोफाज। उनको वो सेल करते हैं टू द कस्टमर और उनसे उनका रेवेन्यू अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, राजेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 अप्रैल। उन्होंने कोई भी अकाउंटिंग मतलब फॉलो नहीं करी, कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, ना ही उनके पास कोई इनकम का रिकॉर्ड है, ना ही उनके पास एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड है। मान लीजिए आज से 3 महीने बाद मिस्टर राजेश ये जानना चाहते हैं कि उनके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस इनकर किया है। अब आप ही बताइए कि मिस्टर राजेश के पास जब कोई भी किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं है तो वो कैसे असरटेन करेंगे कि उनके पास उनके बिजनेस में जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उससे उनके पास प्रॉफिट आया है या फिर लॉस इनकर हुआ है। ये हो गई पहली चीज़। दोस्तों, जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑडिट। हर एक बिजनेस का आफ्टर ईयर एंड ऑडिट होता है। ऑडिट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो पता कर सके कि आपके बिजनेस में जो भी इनकम हुई है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम आफ्टर ऑल एक अपनी इनकम का हिस्सा गवर्नमेंट को पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो वो जो टैक्स हमने कैलकुलेट किया है वो सही इनकम पे कैलकुलेट किया है, सही तरीके से कैलकुलेट किया है, ये भी असरटेन होता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। तो दोस्तों, इन 2 चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और भी चीज़ें होती हैं, आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अ प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस मस्ट बी केप्ट रेगुलरली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट ऑल्सो इनेबल्स वेरीफाइबिलिटी, यहाँ पे ऑडिटिंग से मतलब है, एंड एक्ट एज एन एविडेंस, यानी कि आज से 5 साल बाद अगर हम ये पता करना चाहें कि हमारे बिजनेस ने 5 साल पहले किस तरीके का परफॉर्म किया था, प्रॉफिट इनकर किया था, लॉस इनकर किया था, या फिर हम कंपेयर करना चाहें तो इट कैन बी एक्ट एज एन एविडेंस, यानी कि वो बता सकता है या फिर ये बता सकता है कि हाँ से 5 साल पहले अगर मैंने कुछ एसेट्स खरीदी थी जो कि मेरे आज भी बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो एग्जैक्टली मैंने वो खरीदी थी या नहीं, वो उसके वाउचर या इनवॉइस के थ्रू वो बता सकता है, यानी कि एक एविडेंस की तरीके से यूज़ हो सकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है अकाउंटिंग का, वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, हमने अपने एग्जांपल में समझा था कि मिस्टर राजेश 3 महीने बाद ये पता करना चाहते हैं कि वेदर ही हैज़ अर्न द प्रॉफिट और इनकर्ड द लॉसेस। इसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है।
दोस्तों अकाउंटिंग हमको इनेबल करती है ये पता करने में कि हम कितना प्रॉफिट इन कर रहे हैं, कितना लॉस इनकर कर रहे हैं, असरटेन करने में हेल्प करती है। तो अकाउंटिंग इनेबल द ओनर ऑफ अ बिजनेस टू असरटेन वेदर द बिजनेस हैज इनकर्ड लॉसेस और अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इट कैन बी वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एक तरफ सारी इनकम्स को लिखते हैं, एक तरफ सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, और जो भी बैलेंस बनता है ना वो बनता है आइदर अवर प्रॉफिट और लॉस। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, जिससे हमें एक ये फाइनल अमाउंट पता पड़ती है अपने प्रॉफिट या लॉस की। इसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव आता है वो है डिपिक्शन ऑफ प्राइमरी पोजीशन। ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। दोस्तों मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में बताया था। वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि बनता है एट द ईयर एंड, और जिसमें पता होता है कि हमारे पास इन द एंड कितनी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, कितनी लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है जो कि उसको पे करनी है, और कितनी ओनर की कैपिटल अभी भी है बिजनेस में। तो अकाउंटिंग एम्स एट असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ इट्स एसेट्स, liabilities. At the end of accounting period, we prepare balance sheet that depicts the position of organizations, assets and liabilities, जो कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। इसके बाद एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, बिकॉज अल्टीमेटली हम अकाउंटिंग प्रोसेस को करने के बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, वो यूज़र्स को उसके कम्युनिकेट करते हैं। यूज़र्स मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं इंटरनल यूज़र, कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल में आते हैं आपके मैनेजमेंट, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड ऑल। उनको जो इन्फॉर्मेशन की नीड होती है वो होती है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन की नीड होती है बिकॉज दे वांट टू कैलकुलेट द रिस्क और रिटर्न, बिकॉज वो आपकी कंपनी में जब इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो पता करना चाहते हैं कि वो कितना रिटर्न मिलेगा उनको, क्या रिस्क है, कहीं कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। तो ये सब कैसे पता पड़ता है? ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता पड़ता है। द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, चार्ट यूजर्स हु नीडेड फॉर टेकिंग डिफरेंट डिसीजंस। फ्रेंड्स ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं उसका नाम है डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका पहला पॉइंट आता है एज अ लैंग्वेज। दोस्तों अकाउंटिंग जो होती है वो यूज़ होती है एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पता करते हैं कि अकाउंट बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। इट इज़ परसीव्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट आता है एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने बताया था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कि वो एक्ट करते हैं एज एन एविडेंस। जब हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाते हैं तो वो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता जाता है, जिसको हम आज से 5 या 6 साल बाद भी रेफर बैक कर सकते हैं। तो इट इज़ व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इसके बाद आता है एज करेंट इकोनॉमिक रियलिटी। जैसा कि हमने पढ़ा था अपने ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कि वो हमको बताता है कि एक्चुअल प्रॉफिट इनकर किया है बिजनेस ने या फिर लॉस इनकर किया है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एंटिटी, के इनकम वो जनरेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। इट ऑल्सो एक्ट एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इट इज़ व्यूड एज अ प्रोसेस दैट लिंक्स एन इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि अकाउंटेंट जो भी उसको प्रिपेयर कर रहा है, टू सेट ऑफ रिसीवर्स यानी कि यूजर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ, बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों ये है अकाउंटिंग के डिफरेंट रोल्स, यानी कि वो एक्ट करता है एज अ लैंग्वेज, एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एज इकोनॉमिक, एज करेंट इकोनॉमिक रियलिटी एंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेंड्स इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपरली यूजर्स तक जाए, उनको हेल्प कर सके। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच टेंड्स टू एनहांस इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस। दोस्तों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो पहला पॉइंट बनता है वो है रिलायबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पे एक यूज़र उसका रिलाई कर सके। इट मीन्स द यूज़र मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल information, accounting information. A reliable information should be free from all the errors and bias and faithfully represents what it is meant to represent. To ensure reliability of the information must be verified by the independent parties. आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए राजेश अभी स्टूडेंट है क्लास 8th का। क्लास टीचर ने उसको एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें उसको विराट कोहली के बारे में कुछ लिखना है। ओके, राजेश स्कूल एंड होने के बाद घर गया, अपनी मम्मी का फ़ोन लिया और बोला, हे सिरी कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट विराट कोहली। यू नीड टू बी ऑनलाइन। सिरी यहाँ पे काम करने लगा। तो ओके, तो
उसके बाद उनको कुछ गूगल पे सर्च मिले, जिसमें वो जो स्क्रॉल किया सबसे पहला उन्होंने खोला विकीपीडिया पे वो विराट कोहली के बारे में उसने पढ़ना चालू किया, जिसमें विराट कोहली के चाइल्डहुड के बारे में लिखा था, देन यंग एज के बारे में लिखा था, कैसे उन्होंने कब क्रिकेट स्टार्ट किया, कैसे इंडियन टीम में आए, सब कुछ लिखा हुआ था। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दोस्तों, वाई ही ओपन विकीपीडिया? बिकॉज विकीपीडिया वी ऑल नो इज़ अ डिपेंडेबल साइट, इज़ अ रिलायबल साइट, जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है। दोस्तों, इसी की तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स होनी चाहिए, अनबाइस होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर से मतलब है कि कोई भी उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास आपने एसेट खरीदी थी 5 लाख की, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 लाख का, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, प्लस कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव आप नहीं करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन्स के बीच में, और फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो चीज़ वही कम्युनिकेट भी होनी चाहिए, इतनी रिलायबल होनी चाहिए। टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द इंडिपेंडेंट पार्टीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में कि हर एक बिजनेस का आफ्टर ईयर एंड ऑडिट होता है। तो टू इन्हेंस द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट पार्टी से उसको वेरीफाई करवाएंगे। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एंड देन एक पॉइंट आता है रेलिवेंस। दोस्तों, यहाँ पे रेलिवेंस का मतलब होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी जनरेट हो रही है वो यूज़फुल होनी चाहिए। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि राजेश को एक होमवर्क मिला था विराट कोहली के बारे में लिखने का, जिसमें वो उन्होंने विकीपीडिया पे जाके सर्च करा था। दोस्तों, अब मान लीजिए उसमें लिखा है विराट कोहली के चाइल्डहुड के बारे में, उनके यंग एज के बारे में एंड ऑल। उसके बाद लिखा है उनके पेरेंट्स का नाम और कॉलम है जिसमें हम जाके पढ़ सकते हैं उनके पेरेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बिकॉज राजेश को जो होमवर्क मिला है वो मिला है विराट कोहली के बारे में, तो उस जगह बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं बनता उनके पेरेंट्स के बारे में लिखने का। इसी तरीके से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ यूज़फुल है, जो कि आपके मतलब की चीज़ है, यूज़र्स के मतलब की चीज़ है, सिर्फ वही रिकॉर्ड होनी चाहिए, फालतू कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम एंड मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग एंड फीडबैक। इट शुड बी यूजफुल डैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, यानी कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि यूजफुल हो, टाइमली अवेलेबल हो, हेल्प करे प्रोडक्शन में, फीडबैक में, इन्फ्लुएंस कर सके यूजर्स का डिसीजन। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी से मतलब है यहाँ पर ये कि जो भी अकाउंटेंट कम्युनिकेट करना चाहता है वो उस फॉर्म में हो कि जो भी उसको यूज़ कर रहा है वो भी उसको उसी तरीके से समझे। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हिंदी में हम बोलते हैं कि राधा ने बांसुरी चुराई। अब ये महाभारत या फिर कृष्ण जी की लाइफ से रिलेटेड कुछ वर्ड, कुछ टर्म हो सकता है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो वो है कि राधा स्टोलन द फ्लूट, यानी कि राधा ने बांसुरी चुराई। इसका इंग्लिश में हो गया कि राधा तो, अरे यार राधा तो चोर है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है अंडरस्टैंडिंग के बीच में। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिसके बाद कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रह जाए अंडरस्टैंडिंग में बिटवीन द अकाउंटेंट एंड द यूजर। तो इट मीन्स द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम वे एंड सेंस एड इज इट प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। द कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन द मोस्ट effective manner without sacrificing the relevance and reliability part of accounting information. I hope यह अंडरस्टैंडेबिलिटी का पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कंपेरेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेरेबिलिटी हम कैसे बना सकते हैं? बाई मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर। चलिए एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राजेश हैं, राजेश को 2 कंपनीज़ के बीच में इन्वेस्ट करना है। राजेश के पास 10 लाख रुपए है। उन्होंने सोचा कि मुझे किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है। उन्होंने सोचा कि मैं मारुति में इन्वेस्ट करता हूँ। तभी उनका दोस्त आया ब्रजेश, उसने बोला यार जब तू मारुति में इन्वेस्ट कर रहा है इससे तो अच्छा तू मर्सिडीज़ में इन्वेस्ट कर दे, मर्सिडीज़ तो और बड़ी कंपनी है। तो राजेश ने भी सोचा यार बात तो ठीक है यार, मर्सिडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन दोनों कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए राजेश को क्या चाहिए होगा? इन दोनों कंपनीज़ की बैलेंस शीट चाहिए होगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए होगा, जिससे राजेश पता कर सके कि भाई ये दोनों कंपनीज परफॉर्म कैसे कर रही हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है मर्सिडीज़
और मारुति सुजुकी, ठीक है। जो मर्सिडीज़ है वो है यूएस की कंपनी, मारुति सुजुकी अपनी इंडिया की कंपनी है। मर्सिडीज़ जो रिकॉर्ड बनाती है वो होता है यूएस डॉलर में, मारुति सुजुकी जो रिकॉर्ड बनाती है वो होता है रुपीज़ में। मर्सिडीज़ का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। मारुति सुजुकी का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब ये बताओ आप कि ये दोनों के बीच में कंपैरिजन भाई बंदा करे तो करे कैसे? ना ही करेंसी मैच कर रही है, ना ही अकाउंटिंग पीरियड मैच कर रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कंपैरेबिलिटी है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बीच में। तो जो भी इंडियन कंपनीज़ की, इसीलिए इंडियन कंपनीज जो भी रिकॉर्ड्स बनाती हैं वो शुड बी इन अ यूनिफॉर्म मैनर, ताकि कंपैरेबिलिटी हो सके। Accounting information must be prepared in such a way that enables user to compare various aspects of an entity over different times period and with other entities. To make it comparable, accounting report must belong to a common period, use common unit of measurement and format of reporting, यानी कि वो एक कॉमन पीरियड की होनी चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जैसे कि एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ होना चाहिए जैसे कि रुपीज़ हमारे केस में इंडिया में होता है, और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग भी सेम ही होना चाहिए टू इनहेंस द कंपैरेबिलिटी। आई होप आपको ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ आया होगा, जिसमें पहला पॉइंट था रिलायबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पर यूज़र डिपेंड कर सके। दूसरा होना चाहिए रेलेवेंस, यानी कि वो यूज़फुल होने चाहिए फॉर द यूज़र्स। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि यूज़र भी उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करे जिस तरीके से उसको बनाया गया है अकाउंटेंट के द्वारा। और चौथा होता है कंपैरेबिलिटी, यानी कि कंपैरिजन भी कर सके यूज़र, इस तरीके से उसको बनाया जाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग से यहाँ मतलब है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे, यानी कि कितने तरीके की अकाउंटिंग होती है। दोस्तों अकाउंटिंग जो है वो है 3 तरीके की, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मतलब है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, यानी कि बैलेंस शीट को बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना, सारे इनकम को रिकॉर्ड करना, सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर कर रहा है, ये सब पार्ट बनता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। Financial accounting assists in keeping a systematic record of all the financial transactions for preparation and presentation of financial records so that the profit earned or the loss incurred by the organization can be worked out and communicated to the users. Okay. Financial accounting also assists in ascertaining financial position of entity at the end of accounting period, जैसा कि मैंने आपको बताया था through the help of balance sheet statement, जैसे कि बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आइए जो दूसरी अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज़ दिस? दोस्तों मान लीजिए एक बिजनेस है, फंक्शन करता है, लाइक राजेश का बिजनेस था फर्नीचर का। राजेश क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फाइनली एक चेयर बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। राजेश को अब ये पता करना है कि भाई जो भी वो चेयर बना रहे हैं उस एक चेयर की कीमत है कितनी, यानी कि कॉस्ट कितनी है। तो ये कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। एक तो हो गया ये पार्ट। दूसरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है वो इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ द प्राइजेस। कैसे? एक चेयर को बनने में कॉस्ट लगती है वो है मान लीजिए 1000 रुपीज़। नाउ आई ऑल्सो वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ मान लीजिए 500 चेयर, तो मैं क्या करूँगा, उसका जो प्राइस फिक्स करूँगा वो होगा 1500, यानी कि 1500 माइनस माई प्रॉफिट पार्ट 500, 1000 रुपीज़ का कॉस्ट है। ठीक है, एक सिंपली वर्कआउट हो गया। बट दोस्तों आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज आज जो भी बिजनेसमैन है वो पहले ये सोचता है कि उसके फाइनल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक कस्टमर कितना पैसा देना चाहेगा, उसके हिसाब से कॉस्ट वर्कड आउट होती है, यानी कि बैक कैलकुलेशन होती है। पहले वो सोचता है कि वो प्राइस कितना देगा, उसके बाद उसको अपना जितना भी प्रॉफिट अर्न करना होता है वो उस पार्ट को माइनस करता है, एंड देन वो एक फिगर पर पहुंचता है जो कि होता है उसका कॉस्ट पार्ट, जिसको वो टारगेट लेके चलता है और ट्राई टू रिड्यूस करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस देयरऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, यानी कि कितना कॉस्ट रखना चाहिए, किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें ताकि वो कॉस्ट को हम अचीव कर सकें। ओके, इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों जब भी आप इन फ्यूचर जो बहुत इस टर्म को बहुत यूज़ करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा वर्टिकल है अकाउंटिंग का जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को, इंटरनल यूजर्स को ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड देन कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। ये कैसे करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम विड्रॉ करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग विच हेल्प मैनेजमेंट इन बजटिंग, assessing प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग एंड सो ऑन। इन दोनों अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से हम कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करते हैं। इसके बाद एक कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें हम ये सर्टेन करते हैं अपने फ्यूचर में कैसा इनकम होने वाला है, क्या बजट्स होंगे, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ताकि हम इन फ्यूचर अपने ऑपरेशन को ऑन अ हायर स्केल ले जा सकें। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, यानी कि हेल्प करता है इवेलुएट करने में कि हमने जो बजटेड अमाउंट लिए थे, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए थे, वो हमारे एक्चुअल से मीट हो रहे हैं या नहीं। मान लीजिए मेरा बजट था कि मैं 10 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा, मतलब एक खर्च करूँगा, बट इवेंचुअली हुआ क्या है कि वो 10 लाख का 20 लाख लग गया। जैसा कि हम मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स में देखते हैं कि भाई टेंडर पास हुआ था 2 करोड़ रुपए का, लेकिन बनते बनते वो हो गया 100 करोड़ रुपए। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम एवेल्युएट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि इम्पैक्ट क्या है हमारे डिसीजंस का एंड एक्शंस का। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स समझ आया होगा तीनों ब्रांचेस के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें कवर किया हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।